नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और ये बुलेटिन खास है खबर को समझने के लिए। इसमें हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो आसरा में मौत का जिम्मेवार कौन है, इस पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। और मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री की कहानी क्या है, ये भी आपको आगे समझाएंगे। और 11 लाख लोगों को नीतीश सरकार ने क्या तोहफा दिया है, आगे ये भी बताएंगे। और इसके बाद जनजाति के लिए मोदी सरकार के काम क्या क्या हैं, वो भी आपको बताएंगे। वैसे तो हम बुलेटिन की शुरुआत पॉलिटिकल खबरों से करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले बात होगी आसरा गृहकांड से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर, आसरा गृहकांड में बड़ी कार्रवाई, समाज कल्याण विभाग का एक्शन। आसरा गृह की प्रभारी अधीक्षक निलंबित कर दी गई। आपको बता दें काम में लापरवाही के आरोप में निलंबित हुई है और काम करने वाले 12 और लोग पर भी एक्शन हुआ है। लापरवाही के आरोप में 12 लोग हटाए गए और सभी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने वाले दीपू इंटरप्राइजेस ब्लैक लिस्टेड हो गए। तो आपको ये बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं, आसरा गृह के प्रभारी अधीक्षक निलंबित हो गई हैं। आपको बताते चले लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि काम में लापरवाही के कारण कई और लोगों पर भी एक्शन हुआ है। लगभग 12 लोग ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई हुई है, एक्शन लिया गया है और 12 लोगों को हटाए गए हैं। सभी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भले ही लड़कियों की मौत पर कार्रवाई तेज कर दी गई हो, लेकिन पटना के आसरा होम में संदिग्ध अवस्था में 3 बच्चियों की मौत पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पटना का पटेल नगर आसरा गृह, यही वो जगह है जहां फूड पॉइजनिंग से 3 लड़कियों की मौत हो गई। बच्चियों की मौत के बाद बिहार में राजनीतिक वार पलटवार शुरू हो गया है। आरजेडी ने बच्चियों की मौत पर सरकार को घेरा है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने आरजेडी पर पलटवार किया और कहा कि आरजेडी के शासन में आसरा गृह का क्या हाल था, ये सबको पता है। किन परिस्थितियों में बच्चियों की मौत हुई है, उसकी पूरी पड़ताल होगी। आप इसके लिए हरियाली आंसू न बहाएं। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। खैर, राजनीतिक वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन लड़कियों की मौत के बाद सरकारी महकमे एक्शन में है। समाज कल्याण विभाग के साथ पुलिस भी जांच कर रही है। अब दिख रहे एक्शन से समाज कल्याण विभाग सवालों से बच नहीं सकता। सवाल है कि बच्चियों की मौत की जिम्मेवारी कौन लेगा? खाना कहां से आया था? क्या खाने की टेस्टिंग होती थी? और सबसे बड़ा सवाल, बार बार आसरा गृह पर सवाल क्यों उठता है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आसरा में 3 लड़कियों की मौत कब कब हुई, पहले वो जान लेते हैं। देखिए, पहली मौत हुई 7 नवंबर को और इसके बाद दूसरी मौत होती है 10 नवंबर को और तीसरी मौत 13 नवंबर को। तो आसरा में मौत की टाइमलाइन, 7 नवंबर की सुबह नाश्ते में लड़कियों ने खिचड़ी खाई और खिचड़ी खाने के बाद ज्यादातर लड़कियों को उल्टी हुई। आसरा की 13 लड़की की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। सभी जो लड़कियां थी वो बीमार पड़ गईं और लड़कियों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। 7 नवंबर को मोहिनी कुमारी के इलाज के दौरान मौत हो गई। 10 नवंबर को दूसरी लड़की गीता कुमारी की भी मौत हो जाती है और 13 नवंबर की शाम 12 साल की नाबालिग लड़की की मौत होती है। अस्पताल में बाकी बीमार लड़कियों का इलाज भी जारी है। जांच रिपोर्ट में फूड पॉइजनिंग से तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई है। प्रशासन और समाज कल्याण विभाग कार्रवाई कर रहा है। तो लड़कियों की मौत से उठते हुए सवाल को भी समझिए। देखिए, ऐसे में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आसरा में 3 बच्चियों की मौत के लिए जिम्मेवार आखिर कौन है? सवाल ये भी उठता है कि आसरा को लेकर इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है और सवाल ये भी कि मौत के लिए जिला प्रशासन क्यों नहीं जिम्मेवार है। तो ये कई सवाल ये आसरा गृह में हुए लड़कियों की, बच्चियों की मौत के बाद उठ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुंगेर और सारण में आज पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस और एसटीएफ ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिनी गन फैक्ट्री की इन तस्वीरों को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए,
बंद कमरे में लाइट जलाकर कारीगरी में डूबे इन लोगों को देख ऐसा लगेगा ये कोई मेहनतकश मजदूर है, अपनी रोजी रोटी के लिए सामान बनाने में जुटे हैं। लेकिन इस तस्वीर को देख अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है। दरअसल ये लोग घर के अंदर 7 फीट गहरे टंकीनुमा तहखाने में पूरे मगन होकर हथियार तैयार कर रहे हैं। लेथ मशीन, पिस्टल की बॉडी, अर्धनिर्मित हथियार, छेनी, हथौड़ा, यहाँ हथियार बनाने का साजो सामान इतना है कि सैकड़ों पिस्टल और बंदूक का निर्माण एक साथ हो जाए। मुंगेर के असरगंज के रहमतपुर और फिर तारापुर के मिल्की खानपुर में छापेमारी कर पुलिस ने इन हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। साथ ही 7 हथियार तस्कर को रंगे हाथ अरेस्ट कर लिया। तो वहाँ पे जब रेड हुआ तो वहाँ से मिनीगन फैक्ट्री बरामद हुआ। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है सारण के दरियापुर की, जहां थाने में टेबल पर देसी कट्टा के साथ हथियार बनाने के सामान सजा कर रखे हुए हैं। छपरा में भी पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने हथियार बनाने वाले सुजीत शर्मा को दबोच लिया और एक देसी कट्टा, 10 बैरल और हथियार बनाने का सामान जब्त किया। पुलिस की अगर माने तो ऑन डिमांड हथियारों की सप्लाई हो रही थी। सुजीत शर्मा, पिता का नाम स्वर्गीय राम श्रृंगार शर्मा के घर में जो है हम लोगों ने मिनी गन फैक्ट्री का जो सामान बरामद किया है, जिसमें कि एक जो है तैयार रेडी पोजीशन में पिस्टल है, इसके साथ 10 जो है इसके अर्धनिर्मित बैरल और घोड़ा है, देसी कट्टा का अर्धनिर्मित इंजेक्टर, इस तरह के बहुत सारे सामान जो है बरामद हुए। इन तस्वीरों को देख करके साफ पता चलता है कि बिहार में हथियार बनाने का धंधा तेज है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से संवाददाता अरुण शर्मा और सारण से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मुंगेर में पकड़ी गई अवैध मिनी गन फैक्ट्री को समझने के लिए पहले मुंगेर के अवैध हथियारों की कहानी को समझना पड़ेगा। तो आइए मुंगेर के अवैध हथियारों की कहानी जानते हैं। देखिए, मुगलों के समय में मुंगेर में शास्त्रागार बना। मुंगेर के शास्त्रागार में बहुत काबिल कारीगर थे और ये कारीगरी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। अंग्रेजों के समय में यहाँ पर बंदूक की फैक्ट्री लगी। कभी यहाँ पर बंदूक बनाने वाली 64 यूनिट थी। कभी इन बंदूक कारखानों में 1500 कारीगर काम किया करते थे और गन फैक्ट्री बंद होने से कारीगर बेरोजगार हो गए। बाद में इन लोगों ने अवैध हथियार बनाना शुरू कर दिया। तो अब मुंगेर अवैध हथियार को लेकर के देश भर में जाना जाता है। देखिए, मिनीगन फैक्ट्री का गुणा भाग क्या है वो भी समझिए। तो देखिए, आपको बताते हैं कि इसमें तैयार होने में कितना समय लगता है। 2 घंटा और 6 घंटा तैयार हो सकता है। 6 कट्टे 2 घंटे में 6 कट्टे तैयार हो जाते हैं। और मिनीगन फैक्ट्री का गुणा भाग आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि AK-47 जो है यहाँ पर कट्टा से AK-47 तक यहाँ पर बनाया जाता है। और मुंगेर में बनने वाली हथियार जो है क्या क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए क्या क्या यहाँ पर बनता है। कट्टा, पिस्टल, कार्बाइन, AK-47 ये सब यहाँ पर बनाया जाता है और बड़ी मात्रा में बनाया जाता है। भले ही यहाँ पर अवैध हथियार का निर्माण होता है। तो मिनीगन फैक्ट्री का गुणा भाग आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर कट्टा से लेकर के AK-47 तक बनाया जाता है। और अवैध हथियारों का रेट कार्ड अगर आपको बताएं तो यहाँ पर 5 से 7 लाख में यहाँ पर AK-47 जो है मॉडिफाइड AK-47 वो 5 से 7 लाख रुपए में यहाँ पर मिलता है। और पिस्टल की बात करें तो पिस्टल जो है वो 30 से 35 हजार में यहाँ पर मिल जाता है। वहीं अगर कार्बाइन की बात कर लें तो ये 2 से 3 लाख रुपए में मिलता है। वहीं कट्टा की बात कर लें तो 2 से 3 हजार में यहाँ पर मिलता है। और अगर रिवॉल्वर की बात करें तो वो 15,000 तक में उपलब्ध हो जाता है। तो ये रेट कार्ड है जो हथियार बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं अवैध तरीके से ही। तो देखिए, पुलिस पर सवाल को समझिए अब इस तरीके से कि प्रशासन के नाक के नीचे कैसे हथियार बन रहे थे। देखिए, हथियार बनाने के लिए साजो सामान आखिर कहां से आता है ये भी सवाल उठता है। तो लोकल इंटेलिजेंस को खबर क्यों नहीं लगती है ये भी सवाल उठता है। और आखिर पुलिस क्या कर रही है, पुलिस को क्यों खबर नहीं मिलती है और पुलिस के नाक के नीचे ही ये सब धंधा जो है वो चल रहा है। इसीलिए कई तरीके के सवाल उठते हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को बार बार धमकी मिल रही है। पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अब तक कई धमकियां मिली हैं, लेकिन हर धमकी फर्जी निकल जा रही है। बड़ा सवाल है कि पप्पू यादव को ही धमकी क्यों मिल रही है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को डराने की कोशिश जारी है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। इस बार फोन से नहीं बल्कि एक खत के जरिए उन्हें डराया गया।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर एक कुरियर से एक चिट्ठी उनके घर अर्जुन भवन में पहुंची। सुपौल के छातापुर निवासी कुंदन कुमार के नाम से भेजे गए इस पत्र में 15 दिन के भीतर अर्जुन भवन को उड़ा देने की धमकी दी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है, तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो गई है। लेकिन जब मामले की जांच की गई तो कुंदन कुमार पेशे से शिक्षक निकले और उनके नाम पर फर्जी पत्र भेजे जाने का खुलासा हुआ। लगातार फोन आना ये साफ दर्शाता है कि एक गहरी साजिश चल रही है माननीय पप्पू यादव के खिलाफ, और ये साजिश बड़ी साजिश है, बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश हो रही है। कुछ दिन पहले दिल्ली से कोई पांडे नाम का युवक पकड़ाया, वो जेल भी गया, लेकिन उससे पूछताछ नहीं किया गया तुम्हारी मंशा क्या है। उसे जेल सलाखों के पीछे भेजा गया। उसको हर परिस्थिति में रिमांड पे लेना चाहिए प्रशासन को, और गहरी तरह से उसे पूछताछ करनी चाहिए। ठीक है, फिर लगातार कभी नेपाल से, कभी मलेशिया से, कभी ऑस्ट्रेलिया से लगातार फोन आना, तो कहीं न कहीं प्रशासन के लिए चुनौती है। पप्पू यादव को अब तक कई धमकी मिल चुकी है। पप्पू यादव हर धमकी को गंभीरता से लेते हैं, गहरी साजिश की आशंका जताते हैं, पुलिस प्रशासन और सरकार से कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन बाद में ये धमकियां फर्जी निकल जाती है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देख ली। अब देखिए बार बार पप्पू यादव को धमकी क्यों मिल रही है, इसके क्या मायने हैं वो समझिए। देखिए बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पहली बार धमकी मिली, व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई पप्पू यादव को, और उसके बाद देखिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर ही इनको धमकी मिली, और धमकी देने वाला महेश पांडे जो है वो दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। महेश पांडे का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हालांकि कोई कनेक्शन नहीं है, और फिर सांसद के पीए को व्हाट्सएप चैट के जरिए धमकी दी गई। और देखिए पप्पू यादव की सुपारी लेने का दावा भी किया गया उस व्हाट्सएप चैट के जरिए। अब कुरियर से चिट्ठी भेज करके उनको धमकी दी गई है इस बार, तो कुरियर से भेजी गई चिट्ठी भी जो है वो भी फर्जी निकली। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव को फर्जी तरीके से धमकी क्यों दी जा रही है और अलग अलग लोगों के द्वारा। तो क्या पप्पू यादव को परेशान करने की कोशिश हो रही है, क्या कोई साजिश रच रहा है? पप्पू यादव को धमकी देने के पीछे आखिर कौन है? सवाल ये भी उठता है कि पप्पू यादव को धमकी के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है या फिर ये केवल पब्लिसिटी स्टंट है? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बार बार पप्पू यादव को धमकी मिल रही है और वो हर धमकी को सीरियसली ले भी रहे हैं, लेकिन बाद में ये जो उनको धमकी मिलती है वो फर्जी निकलती है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। नीतीश कैबिनेट ने 38 एजेंडे पर मोहर लगाई, इसमें कुछ बड़े फैसले भी हैं। बिहार में 11 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। नीतीश कैबिनेट ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। महंगाई भत्ता 50 की जगह 53% कर दिया गया है। 1 जुलाई 2024 से एरियर भी मिलेगा, और इसके अलावा कैबिनेट ने पुनौरा धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 50 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के मकसद से 120 करोड़ रुपए से अधिक राशि की स्वीकृति दी है। देखिए क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं वो आपको एक एक करके बता रहे हैं। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के लिए यहाँ पर स्वीकृति मिल गई है, और राशि जो है वो स्वीकृति मिल गई है। विकास के लिए 120 करोड़ 58 लाख की मंजूरी मिली है। 50.5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। ये कुछ बड़े फैसले हैं। महंगाई भत्ता जो है 50 की जगह अब 53% कर दिया गया है। महंगाई भत्ता बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया नियमावली को मंजूरी मिल गई है। अब सबसे पहले देखिए बिहार के 11 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बिहार सरकार की ओर से मिली खुशखबरी को आइए समझते हैं। देखिए बिहार सरकार ने डीए बढ़ाया। पहले और अब में क्या फर्क है वो आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। पहले 50% था और अब इसे बढ़ा करके 3% बढ़ा करके इसको 53% कर दिया गया है। तो सरकार के फैसले से कितने लोगों को इसका फायदा होगा आइए वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए किस किस को फायदा होगा। कर्मचारी को फायदा होगा, पेंशन भोगियों को फायदा होगा, 11 लाख का इनको फायदा होगा। अब डीए का मतलब देखिए डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता ये है, और कौन देता है महंगाई भत्ता? तो ये सरकार देती है महंगाई भत्ता। ये कुछ सवाल हैं, जब इस फैसले के बाद कई सारे सवाल मन में आते हैं, उसके आंसर आपको इस ग्राफिक्स के जरिए आपको दे रहे हैं। तो महंगाई भत्ता किसे मिलता है? देखिए कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता मिलता है। और महंगाई भत्ता क्यों दिया जाता है? तो उसका देखिए जवाब ये है कि मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवन यापन लागत को कम करने में मदद के लिए दरअसल महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो महंगाई भत्ता कैसे बदलता है आइए वो भी समझते हैं। देखिए महंगाई दर के आधार पर समय समय पर संशोधन किया जाता है अक्सर, और इस तरीके से ये बदलता है।
तो अब कैबिनेट के 38 फैसलों में से दूसरे सबसे बड़े फैसले पर बात करते हैं, यानी कि पुनौरा धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का जो फैसला लिया है, उसको आइए समझते हैं कि पुनौरा धाम के विकास को लेकर नीतीश सरकार इतनी ज्यादा उत्सुक क्यों है। नीतीश सरकार तो समझिए कि अयोध्या की तर्ज पर पुनौरा धाम के विकास की बात क्यों हो रही है। देखिए, पुनौरा धाम बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में है और मां जानकी जन्मभूमि मंदिर को कहते हैं। और पुनौरा धाम ये जो मंदिर है वो सीतामढ़ी शहर से 5 किलोमीटर पश्चिम में है और ऐसी मान्यता है कि यहीं पर माता सीता का जन्म हुआ था। तो पहले अब जरा देखिए मां सीता के जन्म से जुड़ी हुई कहानी को जान लीजिए, फिर समझेगा कि रेल यातायात शुरू हो जाने से सीतामढ़ी और पुनौरा धाम के इलाके में क्या फायदा होगा। तो देखिए, आइए मां सीता के जन्म से जुड़ी हुई कहानी को जानते हैं। देखिए, एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा तो यहाँ के पुजारी ने राजा जनक को खेत जोतने की सलाह दी और राजा जनक खेत में हल चला रहे थे। जमीन से एक मिट्टी का घड़ा निकला और इस घड़े में माता सीता शिशु अवस्था में थी। अब देखिए, पुनौरा धाम से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी भी जान लेते हैं। पुनौरा धाम में मंदिर के पीछे जानकी कुंड नाम से एक झील है और ऐसी मान्यता है कि इस झील में स्नान करने से संतान की प्राप्ति भी होती है, ऐसी मान्यताएं हैं। और यहाँ पर पंथ पाकर नाम से एक प्रसिद्ध स्थान है और ये जो स्थान है माता सीता के विवाह से जुड़ा हुआ है। इस स्थान पर आज भी प्राचीन पीपल का एक पेड़ है और इसके नीचे पालकी रखी जाती है। तो ये कुछ कहानियां हैं, ये कुछ मान्यताएं हैं और इसकी वजह से ही यहाँ पर पुनौरा धाम के लिए कैबिनेट से भी अब मंजूरी मिल गई है। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, 15 नवंबर को पीएम मोदी जमुई आ रहे हैं और जमुई में पीएम मोदी जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुटा है। धरती आबा बिरसा मुंडा, जिन्होंने महज 25 साल की उम्र में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे, लेकिन आदिवासियों की आन बान और शान को कम नहीं होने दिया। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को संथाल में घुसने नहीं दिया और संथाल के लिए अपनी जान दे दी। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है। आदिवासी समाज को सम्मान देने के लिए मोदी सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होने खुद प्रधानमंत्री मोदी बिहार के जमुई आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आएंगे और एक प्रदर्शन लगा हुआ है उसको देखेंगे, उसमें आगे का क्या काम करना है और जो काम सक्सेस हो चुका है ये सब के बारे में वो देखेंगे। फिर फाइनली जनजातीय गौरव दिवस का ऊपर में उनका उद्बोधन रहेगा। 3 दिन में ये पीएम मोदी का दूसरा बिहार दौरा है, जबकि तीसरी बार जमुई के बल्लोपुर गांव में पीएम मोदी की सभा होगी। जमुई की धरती से प्रधानमंत्री बिहार के लोगों को 6500 करोड़ रुपए के योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी के जमुई दौरे को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा काफी तेज है कि कहीं इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का टोन तो नहीं सेट कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब जनजातियों के लिए मोदी के काम को जानते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जनजाति की हमेशा बात करते हैं और पहली बार देश में आदिवासी राष्ट्रपति भी बने। एकलव्य स्कूल पर सरकार का फोकस है। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित भी किया गया। तो ऐसे में काफी ज्यादा ध्यान जो है जनजातियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं और जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए 15 तारीख को, जिस दिन बिरसा मुंडा की जयंती है, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई आ रहे हैं और यहाँ पर आएंगे और बहुत सारी बातें आदिवासियों के पक्ष में करेंगे। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।